हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइंस भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो साइंस के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 9th की, 10th की एनसीईआरटी और 11th और 12th की इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाने वाला हूँ। ठीक है, 9th की और 10th की तो कंप्लीट करवाऊंगा और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं एग्जाम के अंदर वो मैं करवाने वाला हूँ। आज मैं आपको जो शुरुआत करवाने वाला हूँ वो है 10th की एनसीईआरटी। 10th की एनसीईआरटी जिसका फर्स्ट चैप्टर करवाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर करवाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। चलो देखते हैं कि जो एनसीईआरटी में क्या कुछ दिया हुआ है, किस प्रकार एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है और आगे किस प्रकार वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शुरुआत करने से पहले अपने ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसके अंदर एक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर आपस में मिलकर नए उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जो नए उत्पाद बनते हैं इनके गुण जो होते हैं वो अभिकारक से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका साथ साथ में मैं लिख देता हूं रासायनिक अभिक्रिया, जिससे कि आप नोट्स भी बना लेना साथ साथ में। वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक क्या होता है कि प्रारंभिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक मिलकर नए उत्पाद बनाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और बोल सकते हैं कि नए जो उत्पाद बनते हैं यह नए उत्पाद अभिकारक के गुण से भिन्न होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, इनके जो गुण होते हैं ना, अभिकारक के गुण और उत्पाद के गुण अलग अलग होते हैं। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके अंदर अपने को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है? यानी कि अभिकारक मिले, उत्पाद बनाया, उत्पाद के अंदर क्या चेंजिंग हो सकती है या पूरी अभिक्रिया के अंदर क्या चेंज आएगा, ये अपने को पता चलेगा। हाँ, अब रिएक्शन हुई है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अभिकारक क्या होता है। छोटी सी डेफिनेशन है अभिकारक की। अभिकारक उत्पाद बनाता है, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रिएक्शन के अंदर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं और ये नए पदार्थ होते हैं। ये होते हैं नए पदार्थ जो बनते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, अभिकारक और अभिकारक उत्पाद बनता है। अब देखो, उत्पाद बना है तो इसके अंदर चेंजिंग किस प्रकार हो सकती है, अपने को कैसे पता चलेगा हाँ अब रिएक्शन हुई है। इसके अंदर आप ध्यान रखना कि पहले जो चेंज हो सकती है वो अवस्था के अंदर परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी बात,
रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरी बात अपने को ध्यान रखनी है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है। और चौथी बात अपने को ध्यान रखनी है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। कितनी चेंजिंग आ सकती है, कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर चेंजिंग क्या आएगी, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग बदल जाएगा, गैस का उत्सर्जन हो जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कुछ भी निकल सकती है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है कि अभिकारक गर्म था तो फिर बाद में ठंडा हुआ, या अभिकारक ठंडा था तो बाद में गर्म हो गया, उत्पाद गर्म हो गया, तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ये क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जिसे कहते हैं, इसमें क्या परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, अब अपन लिखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, क्वेश्चन भी अपने देखेंगे कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले अपना थोड़ा सी इसका थ्योरी है, भूमिका बना लेते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, 2 mg मैग्नीशियम प्लस O2, ये बना 2MgO। अब मैंने इसको शब्दों में लिख दिया, ये था कि मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है या उसका दहन किया जाता है तो क्या बनता है, इसको मैंने शब्दों में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं अपने रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये थी रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन। अब इसके अंदर अपन नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसके अंदर क्या होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किस प्रकार संतुलित करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले देख लेते हैं किस नियम से इसको अपने संतुलित करते हैं। वो नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, ये 9th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 9th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर डिटेल में दिया हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो मैं आपको इसको शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। नियम ये बोलता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, यानी कि द्रव्यमान का न तो निर्माण कर सकते हैं अपने, न ही इसको अपने खत्म कर सकते हैं, ये बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखो अपने को अभिकारक दिया है, बना क्या, उत्पाद बना है, तो अभिकारक के अंदर इसको संतुलित किस प्रकार करना है कि संतुलित किस प्रकार होती है, ये अभिकारक है तो इसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के अंदर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसके अंदर कोई सा भी तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या, इसके उत्पाद के अंदर कोई भी तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान। इस समीकरण को अपने क्या बोलते हैं, ये पूरी समीकरण को अपने समकाली समीकरण बोलते हैं। ये चीज भी आप ध्यान रखना कि समकाली समीकरण क्या होती है कि अभिकारक और उत्पाद
पूरी रिएक्शन को अपने कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये तो थी इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी जो एनसीईआरटी के अंदर भी आपको दे रखी है। अब देखते हैं किस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप समझ लो या क्वेश्चन समझ लो, कुछ भी किसी भी प्रकार समझ लो, एक्टिविटी। एक्टिविटी 1 या क्वेश्चन भी बोल सकते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियाकलाप। तो वहां से क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के अंदर जो पिछले एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी आया था। तो क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम के रिबन का दहन की प्रक्रिया कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसके दहन की प्रक्रिया क्या है। तो देखो मैग्नीशियम रिबन Mg मैग्नीशियम होता है, इसका दहन करवाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो देखो 2 O है तो यहाँ पे अपने को 2 Mg चाहिए, तो ये बनेगा 2MgO। ये आपकी एक्टिविटी क्रियाकलाप फर्स्ट है। तो ये मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर 2MgO बनता है। मैग्नीशियम को वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर MgO बनता है, 2MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है जो अपने एग्जाम के अंदर पूछता है। रिजल्ट ये बनता है कि मैग्नीशियम का रिबन चमकदार लो के साथ जलता है। एक बात ये है। दूसरा इसके अंदर क्या है, MgO का सफेद पाउडर बनता है, सफेद चूर्ण बनता है। और तीसरी इसके अंदर बात ध्यान रखनी है, ये ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ऊष्मा निकलती है, अभिकारक से उत्पाद बना साथ में ऊष्मा निकल गई। ठीक है, उसको वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मैग्नीशियम का रिबन जो होता है ये चमकदार लोह के साथ जलता है। MgO का सफेद चूर्ण बनता है, ये बनता है सफेद चूर्ण। ठीक है, और ये जो जल रहा है वो चमकदार लोह के साथ जलता है और ऊष्माक्षेपीय रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम के रिबन को दहन करने से पहले क्यों साफ करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नीशियम के रिबन को दहन करने से पहले उसको रगड़ते हैं, रगड़कर साफ करते हैं। क्यों करते हैं वो देखते हैं। देखो कि अपने पास मैग्नीशियम का कोई रिबन है, ठीक है, ये मैग्नीशियम का रिबन है। ये जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके MgO की परत, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके MgO की परत और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके ये MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम
कार्बोनेट की परत बना देता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और MgO की परत बना देता है, जिससे क्या है कि मैग्नीशियम के रिबन का दहन आसानी से नहीं होता है। तो इस परत को पहले हटाया जाता है, इसकी रगड़ाई की जाती है, फिर इसके बाद दहन इसका आसानी से हो जाता है। और दहन करने से क्या होगा, चमकदार लौ के साथ जलता है, MgO का सफेद चूर्ण बनता है और ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। इसके अंदर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं इसकी, अपने क्रियाकलाप सेकंड देखते हैं। एक्टिविटी सेकंड, क्रियाकलाप सेकंड। दे रखा है आपको लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन। अब देखते हैं लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 की ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, यानी कि 2Ki, दो मॉलिक्यूल लेंगे, इसकी समीकरण ये होगी। बनेगा क्या ये 2 PbI2 सॉरी, ये बनेगा PbI2 प्लस में 2KNO3, ठीक है। ये है लेड नाइट्रेट, साथ में लिख देता हूं लेड नाइट्रेट, और ये है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और ये है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और ये है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन, सिर्फ इतना ही दे रखा है। तो मैंने आपको रिएक्शन बता दी है, PbNO3 के ट्वाइस प्लस 2Ki और PbI2 और 2KNO3 लेड आयोडाइड। अब इसके अंदर इसका रिजल्ट क्या आता है, जो एग्जाम के अंदर पूछता है, रिजल्ट क्या है, इसके अंदर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। एक बात इसके अंदर ये ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन रिएक्शन। लेड आयोडाइड, ये जो लेड आयोडाइड है इसका पीला अवक्षेप बनता है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये, और द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसी का एग्जाम्पल लेके अपने आगे करेंगे जब अपने अभिक्रियाओं के प्रकार करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन। अब तीसरी एक्टिविटी जो अपने को दे रखी है, एक्टिविटी 3, ये दे रखा है कि दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन। जिंक दे दिया अपने को प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4, H2SO4। तो ये देखो कि Zn यहां से SO4 यहां से, तो ये बन गया ZnSO4 प्लस H2, ये गैस के रूप में। इसका रिएक्शन क्या होगा,
रिजल्ट क्या होगा, ये जो H2 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि दानेदार जिंक पर अनुसल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाने पर कौन सी गैस निकलती है और किस प्रकार वो जलती है। H2 गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है और पीली लो के साथ जलती है, पीली लो के साथ जलती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना, कौन सी लो के साथ जलती है, पीली लो के साथ जलती है। दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और पीली लो के साथ जलती है। तो आज इतना ही मैं करवाऊंगा, आज इसकी स्टार्टिंग की साइंस की, और इसका अगला पार्ट जो है, अगला जो चैप्टर है आगे करवाऊंगा मैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो, जिससे क्या कि एक्साइटमेंट बढ़े। मैंने आपको पहले भी बताया है, जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे, जितना लाइक करोगे, अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट दूंगा आपको, तो ये आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। आपको कंटेंट मिल रहा है और मुझे आप सब्सक्राइब दे रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, मेरे लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।